हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी डीएड फर्स्ट ईयर स्पेशल एजुकेशन एचआई का हमने सॉल्व किया था, जिसमें कि हमने सही गलत को ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और बहुविकल्पिक प्रश्न जो है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट हमने जो है हमारे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उनको भी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व करके देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो 2 पार्ट जो है इसके बचे हुए थे, आज हम उसको इसमें डिफा डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑप्शन दी जाती है, 6 क्वेश्चंस जो है हमको आते हैं और उसमें से 4 क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो प्रत्येक क्वेश्चन जो हम 4 क्वेश्चन करेंगे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और वो टोटल जो है 12 अंक उसमें से हमें मिलने होते हैं। तो आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन आता है अच्छे से आता है उसी को चूज़ करना, क्योंकि आपके पास यहाँ ऑप्शंस होती है और ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसको लीव कर सकते हो, छोड़कर आप दूसरा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। तो अभी हम जो है अपनी पीपीटी के माध्यम से जो है इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाए उसको हम देखेंगे। ठीक है, पीपीटी में एज इट इज़ रख दिए मैंने। जो आपको 4 करने हैं, बट मैंने जो 6 क्वेश्चन है इन 6 को ही पीपीटी में आंसर के रूप में देकर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, जहाँ हमारी पीपीटी शुरू होती है। ठीक है, मैंने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक आपको किस प्रकार से करना है उसके बारे में भी लॉन्ग क्वेश्चन एक ही लिया है, बाकी मैं आपको वर्बली उस चीज़ को समझा दूंगी। ठीक है, जैसे कि आपके लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन था नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन की अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों है एंड इम्पॉर्टेंस महत्व क्यों है इस चीज़ का। तो आपको अर्ली इंटरवेंशन पता ही होगा कि अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। कि अर्ली इंटरवेंशन होता है कि हमारा किसी चीज़ के बारे में उस चीज़ को पहचान कर उसका हस्तक्षेप करना या उसका निदान करना। जो हमारा क्या होता है, निदान करना, कि पूर्व निदान कर लेना उस चीज़ को होने से पहले। जैसे हमें बुखार हुआ है तो हम बुखार की एक दिन बुखार हुआ है तो उस चीज़ को हम ये नहीं है कि 3-4 दिन उसकी वेट करते हैं, नहीं, हम डॉक्टर से मेडिसिन लेकर उसका जांच करवाकर उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि बुखार जो है वो कौन सा बुखार हुआ है। ठीक है, नॉर्मल बुखार है या दूसरा बुखार है, तो उसकी मेडिसिन लेकर उसका निदान करते हैं। तो वो क्या हमारा अर्ली इंटरवेंशन, हम उस चीज़ को उपचार करते हैं ताकि जो वो हमारा बुखार है वो ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, जिसके कारण हमें डिसेबिलिटी या कोई और जो बीमारी है वो ग्रसित ना कर ले। तो इस प्रकार से जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है बहुत ज़रूरी भी माना जाता है। जी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिया कि अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप उसको लिख सकते हो। पूरा कंटेंट लिख दिया है कि आप जब भी क्वेश्चंस को लिखें पहले उसके मतलब के बारे में ज़रूर लिखें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप जो है प्रोसेस की प्रक्रिया है। एक प्रोसेस जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन है वो एक प्रक्रिया है जिसका कि दैनिक आवश्यकताएं और बच्चे की आवश्यकताएं को पूरा किया जाता है। कि जो भी उसकी डेली की कोई भी नीड होती है और बच्चे की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए अर्ली इंटरवेंशन जो है वो किया जाता है। उनके विकास में किसी भी तरह की जो भी चुनौती पैदा कर सकती है, कि मतलब उनके जो भी डेवलपमेंट में कोई भी बाधाएं आती हैं उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उनको हस्तक्षेप करे किया जाता है, ताकि जो बच्चे को आगे आने वाले जैसे कि हमारे डोमेन्स माने जाते हैं कि जो हमारे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, शैक्षणिक, उन सब में कहीं बच्चों को कठिनाई ना आए, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन जो है किया जाता है। तो इसके लिए जो नीड क्यों क्यों है, अर्ली डायग्नोस जो बच्चे की
अगर हमारी पूर्व पहचान होगी, डायग्नोस मान लो आप आइडेंटिफिकेशन, बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसी हिसाब से हम जो है इंटरवेंशन बच्चे का कर सकें कि उसको असेस कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल सपोर्ट, बच्चे को डेवलपमेंटल उसका जो विकास है उसको हेल्प कर सकेंगे, उसकी सहायता कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट, बच्चे को सोशल एंड इमोशनल रूप से उनको सपोर्ट कर सकेंगे। और हेल्थ एंड अ मेडिकल नीड, बच्चे को जो भी मेडिकल हेल्थ और नीड की ज़रूरत होगी वो हम दे सकेंगे, ताकि जो बच्चे का जो अर्ली इंटरवेंशन है वो डिले ना हो और बच्चे को किसी बीमारी से या किसी समाज में से या फिजिकली रूप से या सामाजिक रूप से जहाँ बौद्धिक रूप से उसको किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो है हमें हेल्थ और मेडिकल नीड्स भी बच्चे की जो भी उसकी निदान है उसको करना है। अगर डेफ बच्चा है तो उसको हेल्थ के रिलेटेड अगर उसके मेडिकल सपोर्ट चाहिए, उसको कान में हेयरिंग एड लगवानी है या किस प्रकार का उनका जो कोक्लिया इम्प्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, तो किस प्रकार की उनको हेल्प चाहिए, वो सब जो निदान करने के लिए हेल्थ रिलेटेड के बच्चा ज़्यादा वीक तो नहीं है, उसको खाना वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह मिल रहे हैं, पोषण अच्छे से लग रहा है, तो खाना अच्छे से खा रहा है, तो उस प्रकार की हेल्थ वगैरह और मेडिकल नीड्स भी बच्चे की बहुत ज़रूरी है अर्ली इंटरवेंशन में। एंड एजुकेशनल सपोर्ट भी बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे की जो आपको पता है कि 0 से 3 साल जो है बच्चे का क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, तो इसी में अगर हमने बच्चे की किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई करना है तो हम आइडेंटिफाई करके उसका जो है इंटरवेंशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पीरियड हमारा जो है 85% जो है बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है वो 0 से 3 पीरियड 0 से नहीं, आप बर्थ से बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बच्चे का जो बर्थ से लेकर 3 साल तक बच्चे का जो टाइम पीरियड क्रिटिकल, उसको क्रिटिकल टाइम पीरियड बोलते हैं। और जो बच्चे के मस्तिष्क का विकास है उस टाइम पर 85% जो है डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे के उन सभी जो हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और शैक्षणिक पहलुओं को विकसित करने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो है हमें बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन को लिखना है। इम्पॉर्टेंस यही है कि बच्चे की मैक्सिमम डेवलपमेंट पोटेंशियल होती है कि बच्चा बहुत कुछ किसी की सपोर्ट से कर सकता है, तो उसकी जो पोटेंशियल लेवल है बच्चे के पास इतनी क्षमता होती है कि वो कार्य को करने में सक्षम होता है, बस उसको थोड़ी सी गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो अपने पोटेंशियल लेवल पर पहुंच जाता है बच्चे का। जैसे कि आपको एक्चुअल बच्चा जो है इतना कर सकता है, ठीक है, एक्चुअली जहाँ तक जा सकता है, अगर कोई उसको पुश करके उसको थोड़ा सा और कर दे तो बच्चे का पोटेंशियल लेवल जो है वो इतना होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि जेडपीडी का आपको पता है कि वाइगॉस्की ने थ्योरी भी दी है कि बच्चे की एक्चुअल एज को हम उसको गाइड करके उसको थोड़ा पोटेंशियल देकर हम उसको थोड़ा सपोर्ट देकर हम फैसिलिटेट करके बच्चे को उसके पोटेंशियल लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी अर्ली इंटरवेंशन है वो इसके पोटेंशियल डेवलपमेंट में उसके बच्चे की हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इश्यूज। सेकेंडरी इश्यूज भी बच्चे के लिए जो जो भी सेकेंडरी इशू है कि अगर बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हमें थोड़ी बहुत दिख रही है, उसके लक्षण उसमें आ रहे हैं, तो उसका उनका हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चे की जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको डे बाय डे एनालिसिस करके उनको जांच करना चाहिए और उनको वहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। इनहेंस द सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर। बच्चे के सोशल स्किल्स एंड बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहिए और बेटर हेल्थ आउटकम्स से बच्चे की जो हेल्थ के रिलेटेड आउटकम है वो अच्छे आने चाहिए, उस चीज़ को लिए जे सो अर्ली इंटरवेंशन है बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप इसको जो नीड्स है पहले नीड्स लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर नीड्स को इस प्रकार से लिखोगे, फिर इसके बाद जो है आप यहाँ करके इम्पोर्टेंस डाल दोगे। मैंने एक क्वेश्चन एक पीपीटी में एक पेज में क्वेश्चन लिखने के लिए आपको इस प्रकार से किया, फिर आप यहाँ इम्पोर्टेंस लिखोगे, तो इस प्रकार से जो आप पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 2 पेज का जो हो जाएगा, ताकि जो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूएन CRP
डी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि दिव्यांग लोगों के लिए अधिकारों के साथ साथ उनके सांसद और असेंबली पर उनके अधिकारों को बढ़ावा देती है। इनका मानना है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनकी रक्षा करना वो एक सुनिश्चित करवाना है, और दूसरा जो है दिव्यांग लोगों को बाकी सभी की लोगों की तरह उनको मानव अधिकारों का आनंद मिले, ताकि और वह दूसरों के समान अवसर प्राप्त कर सके, कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और वो भी अपने जो मानव अधिकार राइट्स हैं उनका आनंद ले सके, और जो दिव्यांग लोग हैं उनके मानव अधिकारों को पूर्ण आनंद में बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है, और ये प्रतिबंध करना है कि उन्हें कानून के तहत जो भी पूर्ण समानता मिल सके, कि वो भी फुल पार्टिसिपेशन कर सके, और जो फुल अपनी जो समानता है वो ले सके, कि इक्वल उनका अधिकार होना चाहिए, और उनको इस प्रकार में कार्य करना चाहिए उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा के रूप में जो है UNCRPD कार्य करता है रोजगार के लिए, उनको जो है जस्टिस जो है वो दिलवाता है, जस्टिस के लिए भी वो कार्य करता है, और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और स्वतंत्र जीवन व्यापन के लिए जो है ये दिव्यांग लोगों के इन सब क्षेत्रों के लिए कार्य करता है। होप ये आपको समझ में आ जा गया होगा। क्वेश्चन है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आप सभी को पता है जो न्यूरोक्रोनिलॉजिकल डिसऑर्डर है वो हमारे मस्तिष्क के साथ रिलेटेड है, उसमें कोई विकार के साथ संबंधित है, और ये हमारी मानव शरीर और रीढ़ की हड्डी में जो पाई जाने वाली नसों को प्रभावित करते हैं। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे मिर्गी हो गया, किसी को दौरा पड़ जाता है, किसी के हाथ जो है वो शिवरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो जो वो वाली हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि हमारी मस्तिष्क के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उनको मतलब अपने आप वो अफेक्टेड कहीं ना कहीं होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति जो है उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो जो उनके हाथों का हिलना, वो अपने आप जो है चीज़ें, जब मिर्गी उसको डल जाए, मिर्गी किसी को दौरा आ जाना मिर्गी का, तो वो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इस प्रकार के इनको आप परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति के पहले अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद जो है अपने उसकी डेफिनेशंस को लिखना है, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है वो लिखना है। ओके, इसमें लिखा गया है कि जब व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक और भावनात्मक रूप से कोई रोग ना हो, वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो वह एक स्वस्थ प्राणी है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको कोई रोग नहीं है, वो अपने वातावरण को अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, तो वो एक स्वास्थ्य मतलब सही सामान्य व्यक्ति है। और इसी संदर्भ में अगर स्वास्थ्य में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है, रोग या अशक्तता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की रोग या उनकी अनुपस्थिति नहीं है। और विश्व जो हमारा WHO है 1980 में जो क्षति अक्षमता दिव्यांगता के विषय में सबसे पहले जो है उन्होंने बताया था, जैसे वन लाइनर मॉडल मैंने उसमें बताया था, जैसे पहले उन्होंने डिजीज़ को बताया था, फिर उन्होंने इम्पेयरमेंट के बारे में बताया था, फिर डिसेबिलिटी के बारे में बताया था, फिर हैंडीकैप्ड के बारे में बताया था। तो ये जो हमारा WHO है इसने ICIDH मॉडल के अंतर्गत इसको दिया गया था, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड को क्लासिफाइड किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो है उन्होंने डिफरेंस पूछा है, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी होती है किसी भी कार्य को करने में के तरीके
जो किसी भी कार्य को करने के तरीके में सामान्य व्यक्ति जैसी क्रियाएं नहीं दिखती, अर्थात कार्य करने में बाधा या क्षति पहुंचती है, उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या होती है? हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उसका विकार है, जैसे कि किसी भी प्रकार का मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मनोशारीरिक हो सकता है, जो असमानता अथवा कमी है अंग की हो सकती है। हमारे मानसिक रूप से कोई भी हमें चीज़ को समझ नहीं आ सकता, हमारा आईक्यू कम हो सकता है, जहाँ हमारा लो विज़न हो सकता है, हमारी ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमारी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, जो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कभी भी जो हमारी बाधाएं होती हैं, जो हमारे बॉडी के साथ रिलेटेड है, ये हमारी बॉडी के साथ रिलेटेड है, जिसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, और ये हमारी जो है हमारी फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ के रिलेटेड है, कि जो भी हमारी एक्टिविटी के साथ, कि हमें जो किसी भी कार्य को करने में जो बाधाएं आती हैं, ये उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है। फिजिकली किसी प्रकार की एक्टिविटी के साथ जो है डिसेबिलिटी रिलेटेड है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। होप आप सभी को ये याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एनपी की 2020 था, उसके बारे में हाइलाइट्स था कि एनपी 2020 क्या है। तो आपको पता है कि जो एनपी 2020 है वो कस्तूरी रंजन जी इसके अध्यक्ष रहे थे, चेयरमैन रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने जो है इस पर जोर अकादमिक पर जोर दिया था बच्चों की, और इनके साथ साथ उन्होंने कला, जो मानविक, खेल, व्यवसायिक कौशल एकीकरण को बढ़ावा दिया था, कि ये दृष्टिकोण छात्रों के समग्र विकास, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, के बच्चों का जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और एनपी 2020 में पहले जैसे था 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था, जो कि कोठारी कमीशन में होता था। ठीक है। तो कोठारी कमीशन को इसको जो है उन्होंने चेंज कर कर क्या किया था, 5+3+3+4। ठीक है। 4 ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको उन्होंने किया था। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने चेंज किया था एनपी 2020 में, जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इन्होंने जो है इसका स्ट्रक्चर को चेंज किया था, और इसको स्टेजेस अलग अलग दी थी, कि बच्चे को पहली जो स्टेज है जो 5 साल की, वो फाउंडेशन, ये जैसे 5 साल, ये 3 साल, और ये भी 3 साल, और ये 4 साल, ये होगा फाउंडेशन स्टेज, ये प्रिपरेटरी स्टेज, ये मिडल स्टेज, और ये सेकेंडरी स्टेज। ठीक है। इसमें उन्होंने बच्चों की मदर लैंग्वेज पर फोकस किया, कि बच्चे को जो है अप टू 5th क्लास तक, अब 5th क्लास तक तो करवाना है मदर लैंग्वेज तक, अगर आपको हो सके तो 8th क्लास क्लास तक भी आप मदर लैंग्वेज से ही बच्चों को पढ़ाएं। और मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब उन्होंने बहुभाषाओं को पर भी फोकस किया, और बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपको पूछा जा सकता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे कि एनपी 2020 में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, तो हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसमें हमारे जो 4 डोमेन्स को ध्यान में रखा गया है, बच्चे का फिजिकल विकास करना, कॉग्निटिव विकास करना, सोशल विकास करना, और इमोशनल विकास करना। इन सभी को विकास करने को हमारा जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को 360 डिग्री एंगल के भी बोला गया है। ठीक है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है एनपी 2020 के भाग है। ठीक है। और इसी के साथ जो है एनपी 2020 में जो है एक 5 स्तंभ भी दिए गए हैं, जो कि है समानता, बच्चे को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। नेक्स्ट है गुणवत्ता, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। बच्चे को जो असेस पहुंचाना है, कि बच्चा जो है उस चीज़ को असेस कर सके। ठीक है। और बच्चे को बहुभाषिक बनाना है, और लचीला बनाना है, जो एजुकेशन है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है बच्चों को शिक्षा देनी है, और ये जो है हमारा एनपी 2020 के बारे में था। तो आप इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हो। एंड हेयरिंग अपेयरमेंट की प्रिवेंशन के बारे में दिया गया था। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन आता होगा। इसके तो आप मैक्सिमम आप 2.5 पेज भी भर सकते थे, मतलब जो पुराने बच्चे थे वो भर सकते थे। तो आप अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है किसी भी डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड, तो आप इसको बहुत अच्छा कर सकोगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है। आपको पता है कि हेयरिंग अपेयरमेंट जो है वो श्रवण बधिर का अर्थ है कि सुनने में किसी प्रकार का दोष होना, चाहे वो हमारा हेरिडिटरी के कारण हो, और या कान के किसी अंग
में खराबी होने के कारण हो अथवा वातावरणीय कारकों के से। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति जहाँ बालक सामान्य वातावरण में उपस्थित ध्वनि आवाज को अपने कान के किसी अंग में खराबी के कारण सामान्य वातावरण की आवाजों को सुनने में असमर्थ होता है, तो उसे श्रवण बाधित का नाम देते हैं। ये मैंने उसको इंट्रो दी है क्वेश्चन की, जो आप सभी ने भी जब क्वेश्चन लिखना है, आपने सीधा नहीं लिखना, कॉजेज शुरू कर देने हैं। आपने 2-3 लाइनें जो है उसके बारे में जरूर लिखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कॉजेज है। कॉजेज जैसे कि प्रीनेटल, आपको पता है जो मेन जो हमारे कॉजेज माने जाते हैं कि जन्म के पहले और जन्म समय और जन्म के बाद। और इन सबको अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो वैसे भी लिख सकते हो, बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ऐसे, ये हमारा नेटल है और ये हमारा पोस्ट नेटल है। प्री नेटल में विषाणुग्रस्त हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, और समान रक्तपूर्ण में, मतलब किसी भी एक ही रिलेशन में, जैसे समान ब्लड वाले रिलेशन में जब शादी करते हैं तो भी डिसेबिलिटी होने के कारण होते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है। और एक्सरे के कारण भी, पीलिया के कारण भी, टेटनस के कारण, श्राप एवं नशीली पदार्थ का सेवन करने से, दुर्घटना से और गर्भपात करवाने से भी। उसी प्रकार से जो हमारा नेटल है उसमें जन्म के उपरांत बच्चा ना रोआ हो तो भी जो है उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। बच्चे के सिर में चोट लगने के कारण, ऑपरेशन के दौरान, डिलीवरी के टाइम, बच्चा पैदा होने के दौरान पीलिया हो सकता है उसको, शिशु के जन्म बार की कमी हो, बच्चे का अगर जन्म का उसका बार जो है वो 2.5 किलो से कम है तो भी जो है बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। कभी कभी बच्चे का सिर जो है वो काफ़ी भारी होता है, ठीक है। और कभी जो है काफ़ी छोटा होता है, जो छोटा होता है उसको माइक्रोसेफेली कहा जाता है। पिन्ना, बच्चे का कान का पिन्ना नहीं होता, जो आउटर भाग होता है कान का वो नहीं होता। सिर के चोट लगने के कारण या औजार के माध्यम से जब बच्चे की डिलीवरी वगैरह होती है तो उसके सिर में जा कहीं भी उसके औजार का कुछ लगने के कारण जो है बच्चे के कान की जो श्रवण क्षमता है वो जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल में जो आता है बच्चे के किसी भी प्रकार के मस्तिष्क का बुखार, जैसे कि आपको पता है जो हमारा बुखार ज़्यादा सीवियर हो जाए, वो मस्तिष्क पे चढ़ जाए, उसके कारण भी हमारी हेयरिंग लॉस हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा तीव्र बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार होने से, दुर्घटना होने से, तीव्र ध्वनि प्रदूषण, बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले जगह पर कार्य करने से, और दवाओं का ज़्यादा दवाएं नहीं है जी, मेडिसिन है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने से, और उसी प्रकार से जो है ईयर ड्रम का संक्रमण, ईयर ड्रम में छेद होने से, कान में तेल या पानी आदि जो अपन हम घर पे इलाज करते हैं उन सब से भी हेयरिंग लॉस जो है हो सकता है। टीकाकरण से और कान के ऊपर जो थप्पड़ मारने से भी हो सकता है, इसलिए कान में थप्पड़ कभी नहीं मारना चाहिए, ना सिर पे मारना चाहिए, ठीक है। और कान की तीनों हड्डियों का आपस में सट जाना, जो कान में 3 हड्डियां होती हैं उनका आपस में सट जाने के कारण भी जो है हमें हेयरिंग लॉस या जो श्रवण बधिर दोष है वो आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन लिखी गई है, इसमें 3 प्रकार की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारी प्रिवेंशन मानी जाती है। पहली हमारी प्राइमरी, दूसरी हमारी सेकेंडरी और तीसरी हमारी टर्शरी, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी होती है उसकी 3 प्रकार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रिवेंशन मानी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन होती है जब मदर जो है अपनी डिलीवरी के पहले जब उसको बच्चा कंसीव करने से पहले जो भी प्रिवेंशंस की जाती हैं, जब बच्चे के लिए प्रिवेंशंस की जाती है उसके लिए, तो वो सब हमारी प्राइमरी प्रिवेंशंस में आएगा। जैसे हम देखते हैं गर्भवती माँ को सभी आवश्यकता है, टीके लगाते हैं, हम माता जी को पौष्टिक आहार देते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, फिर एक्सरे तथा मादक पदार्थ से दूर रखते हैं, ठीक है। खून के रिश्ते में विवाह नहीं करते हैं। बच्चे के बाद मतलब बच्चे को सभी प्रकार के टीके, बच्चे के भी प्रिवेंशन के लिए जिन्हीं मदर जब बच्चा हो जाता है तो भी हम बच्चे को पोलियो के बूंदे पिलाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कि बच्चा किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित ना हो जाए, तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। ऊंचा आवाज़
से दूर रखते हैं, बच्चे को ऊँची आवाज़ से दूर रखते हैं, ऊँची आवाज़ में वाले क्षेत्र में हम कार्य नहीं करते, जब बच्चों को नहीं भेजते। घर पे भी हम आवाज़ को बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनवाते, ताकि बच्चे के कान में किसी प्रकार का दोष ना उत्पन्न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि बच्चे को अगर थोड़ा बहुत भी संक्रमण हो गया तो उसका जल्द उपचार जो करवाना है वो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ताकि वो ज़्यादा बढ़े ना और उसको वहीं रोका जा सके। तो ये हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय जो हमारा रोकथाम है, इसको द्वितीय भी बोलते हैं और इसको प्राथमिक भी बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्राथमिक प्रिवेंशन, द्वितीय प्रिवेंशन और ये हमारा तृतीय रोकथाम है। ठीक है, और जो हमारा द्वितीय रोकथाम है, इसके यदि संभव हो तो किसी भी लक्षण के मतलब थोड़ा सा भी अगर लक्षण प्रकट हो रहा है तो उसके पहले श्रवण हानि की जांच करना। तो उसकी अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है किसी भी प्रकार की बीमारी का, तो आप उसकी जल्द से जल्द जो जांच करवाना है वो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है हमारा मतलब द्वितीय रोकथाम है। तो नेक्स्ट हमारा है टर्शरी। टर्शरी में हमारा तृतीय रोकथाम जैसे कि बहरापन के चिकित्सीय और सामाजिक प्रमाणों को सीमित करने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए श्रवण यंत्र के माध्यम से, जैसे कि मान लो किसी को हेयरिंग लॉस हो गया है तो उसको अब अडेप्ट करके उनको श्रवण दोष देना, उनको डेफ स्कूल में भेजना, उनको शिक्षा देना, रोजगार देना, तो वो हमारा टर्शरी हमारा रोकथाम होता है कि अब उनको और ज़्यादा ना हो जाए। तो उसके लिए हम जो प्रिवेंशन करते हैं उन बच्चों को अडेप्ट करके जो उन बच्चों को समझ कर उनके साथ उन उसी हिसाब से कार्य करते हैं जिस प्रकार से बच्चों की नीड होती है, तो वो हमारा टर्शरी प्रिवेंशन होता है। इन सब बचावों के बावजूद यदि श्रवण दोष हो जाए तो जल्द से जल्द पहचान कर उसका निदान करते हैं और बच्चे के श्रवण यंत्र कार्य कर उपयुक्त श्रवण यंत्र का उपयोग करवाना। इसीलिए अंतरिक्त वाणी चिकित्सा भी स्पीच ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और श्रवण प्रशिक्षण ऑडिटरी ट्रेनिंग वगैरह जो हम देते हैं वो हमारी टर्शरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, होप आपको प्रिवेंशन समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटी का रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आपको जे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी प्राथमिक द्वितीय और तृतीय जो हमारे प्रिवेंशन है इनको जरूर मेंशन करें। ये आपके क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के बाद में 2 लाइनें ज़रूर छोड़ें। और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसको मैंने सिर्फ आपको डिटेल पूरी नहीं दी, क्योंकि आप डिटेल में बहुत अच्छा लिख सकते हो, आपके पास इतना कंटेंट है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इसके लिए मैंने सिर्फ ये आपको थोड़ा हिंट बताने के लिए कि किस प्रकार से आपने क्वेश्चंस को लिखना है बड़े वाले को, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है जो आपको है चूज वन, आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें आगे और लिखा होगा, तो ये आपको 4 क्वेश्चन आएंगे। एक ये होगा और इसमें ऑप्शन ए होगा और ये ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से ये दूसरा होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा और बी होगा। इन दोनों में से आपने एक चूज करना है और इन दोनों में से आपने एक चूज करना है। और ये आपका एक 7 मार्क्स का होगा और एक जो है 8 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आपने इनमें से जो डिटेल में क्वेश्चन है वो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप मैक्सिमम सोचो कि आपने जो पेज है वो 5 से 6 पेज जो है आपने इस क्वेश्चन के लिए फिल करने हैं, और अपना पेपर जो है वो टाइम टू टाइम करना है और पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपने एग्जाम में। इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें मैंने ए पार्ट को एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है, इसमें भी आपको अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पता होगा, तो उसकी आप रोल ऑफ कम्युनिटी एंड पेरेंट्स के बारे में आप बता सकते हो कि क्या क्या होता है। ठीक है, आपको पता है अर्ली इंटरवेंशन में जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे पेरेंट्स है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और उसी के प्रकार से हमें जो अदर स्टेक होल्डर है वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अदर स्टेक होल्डर में हमारे जैसे
हमारे अर्ली इंटरवेंशन में जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे पहले तो फैमिली करते हैं, फिर उसके साथ-साथ हमारी कम्युनिटी समुदाय अगर हमारी हेल्प करता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ईएनटी डॉक्टर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, ठीक है? तो जो ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, तो वो क्या है हेल्थ केयर रिलेटेड हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो अदर स्टेक होल्डर होते हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं उस डिसेबिलिटी के लिए, उसको निदान करने के लिए, उनका हस्तक्षेप करने के लिए जो भी सपोर्टर्स होंगे उसके, वो सब जो है स्टेक होल्डर, उनको स्टेक होल्डर बोलते हैं। ठीक है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? बच्चों की आगे हस्तक्षेप करते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पेशल एजुकेटर जो है हम मान सकते हैं कि स्पेशल एजुकेटर जो है बच्चों की अर्ली इंटरवेंशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे थेरेपिस्ट भी एक बच्चों की थेरेपी, स्पीच थेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, तो वो बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन करते हैं ताकि बच्चों को आगे दैनिक कार्य में कोई कठिनाइयाँ ना आए। बच्चे को चलने की प्रैक्टिस कराते हैं, स्पीच की प्रैक्टिस करवाते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग देते हैं, तो वो सब क्या है उनका अर्ली इंटरवेंशन करते हैं। फैमिली सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मदद से फैमिली की काउंसलिंग की जाती है, उनको गाइड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस प्रकार से आपने बच्चों के साथ बिहेव करना है, किस प्रकार से आपने घर पे उनके साथ इंटरवेंशन करना है। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बच्चों को जो है ईसीसी के माध्यम से बच्चों की एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो बच्चों की ध्यान में रखकर, जैसे क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उनको सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड की जाती है, उनको असेस दिए जाती हैं, उनकी हेल्थ रिलेटेड उनको दी जाती है, थेरेपी रिलेटेड दी जाती है। तो ये सभी जो है हमारे स्टेक होल्डर है जो उनके लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में पहले पॉइंट्स लिख लेने हैं, फिर इन्हीं पॉइंट्स को जो है आपने एक-एक करके यहाँ स्टार बनाते जाना है। पहले लिख लेना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फिर उसके बारे में लाइनें लिखनी है, ठीक है? और जो भी आपने बड़ा पॉइंट लिखा है इसको इधर करके उसको अंडरलाइन नीचे ज़रूर करना है। और सभी जो आपका बड़ा क्वेश्चन होगा इसी प्रकार से उसको 5 या मैक्सिमम 6 पेज जो है वो आपने फिल करने हैं, और दोनों क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से अटेम्प्ट करके आपने जो अच्छे मार्क्स जो है वो कन लेने हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से ये हमारी वीडियो थी। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो आपको नेक्स्ट पेपर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या पेपर सॉल्व होगा वो आपको उसकी वीडियो जो है आपको मिलता रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच।